हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। GSTR 1 अब बिना HSN कोड के फाइल नहीं हो पाएगी। अभी तक हमें उसके लिए एग्जेम्पशन मिली हुई थी, लेकिन फ्यूचर में हम उसे विदाउट HSN फाइल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम में से बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिन्हें एक्चुअली अपने प्रोडक्ट का HSN कोड पता ही नहीं है और उनको ये भी नहीं पता कि उसको कैसे फाइंड आउट करना है। कई बार हम लोग ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे सर्च करके ऐसे ही अपने प्रोडक्ट का HSN कोड देख लेते हैं और उसको यूज़ भी करना शुरू कर देते हैं, जो कि सेफ़ नहीं है। स्पेशली अगर आपका बिज़नेस बड़ा है और आपकी टर्नओवर की एक कंसिडरेबल अमाउंट है, तो आपके लिए ये फ्यूचर में काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि HSN कोड इतना इजी नहीं होता फाइंड आउट करना। उसका एक पूरा प्रोसीजर है। कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 दी गई है, जो कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बताती है, और GST में भी हमें HSN कोड उसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज़ करना होता है। ऑल्दो ये जो सिस्टम है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसको हम HSN बोलते हैं, ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। जो लोग इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट में एंगेज्ड हैं वो लोग ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उनको फिर भी उसका थोड़ा आइडिया होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताऊंगी कि आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है अपना HSN कोड। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके सेलर ने जो आपको प्रोडक्ट सेल किया है, आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडर नहीं है या आप बहुत सारी मल्टीपल गुड्स के अंदर डील विद करते हैं, तो उनके सही HSN कोड को ट्रेस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स रेट भी उसी पे बेस्ड होगी और एग्जेम्पशन भी उसी पे बेस्ड होगी अगर कोई प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है तो। HSN कोड के लिए 6 रूल्स हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं। इसमें 3 एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी हैं। तो सबसे पहले जो इसके रूल्स हैं उसमें मैं कुछ चीज़ आपको क्लियर करूँगी। जब आप टैरिफ देखेंगे, तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ टैरिफ एंट्री। इस तरीके से एंट्री होती है हमारी जो पूरी शेड्यूल है HSN कोड्स की। इसके अंदर अगर सिंगल डैश है तो वो हेडिंग का सब हेडिंग है, और अगर डबल डैश है तो यानी कि वो हेडिंग के अंदर जो आपने आइटम देखा है उसके सब आइटम्स में उसको कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर 3 है तो वो उसका सब आइटम। तो यानी कि उसको रीड करने के लिए आपको हमेशा ये सीक्वेंस मेंटेन करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके जो रूल्स हैं अब हम उन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला जो HSN कोड का रूल है वो रूल है रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो आपके लिए रिलीवेंट है, इसकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं, उनके टाइटल्स हैं, चैप्टर नोट्स हैं, हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, और कई जगह हेडिंग्स में भी नोट्स दिए होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो सेक्शन और चैप्टर के टाइटल्स हैं दे आर नॉट रेलिवेंट। उनको देख के आप रिलेवेंसी पता नहीं लगाओगे कि इसका जो आइटम है यहाँ पे फॉल करेगा कि नहीं करेगा, बल्कि आप हेडिंग और जो चैप्टर नोट्स हैं उनको देख के आइडिया लगाओगे कि ये किसी पर्टिकुलर टैरिफ के अंदर किसी पर्टिकुलर आइटम के अंदर ये फॉल करेगा या नहीं करेगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 जो कि पड़ता है सेक्शन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में, और उसका हेडिंग है एडिबल फ्रूट एंड नट्स, पील ऑफ साइट्रस फ्रूट्स और मेलन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है। अब इसको आप और डिटेल में देखेंगे, जिसको मैं खोल के आपको दिखाया नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कोकोनट, ब्राज़ील नट्स, कैश्यू नट्स, ये सब दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो डैश सिस्टम मैंने आपको बताया था, जो सिंगल डैश है यानी कि ये हेडिंग का सब हेडिंग है, डबल डैश है यानी कि सब हेडिंग का आइटम है ये। इस तरह जो डबल डैश आप देख रहे हैं इन द इनर्शियल, यानी कि ये भी कोकोनट वाली एंट्री का सब एंट्री है उसकी। लेकिन जो आप 3 वाला देख रहे हो, यानी कि ये इसके भी अंदर एक और एंट्री है। तो जो इनर्शियल वाले हैं वो फ्रेश हो सकते हैं, ड्राइड हो सकते हैं। तो ये तो इसको रीड करने का तरीका हुआ सबसे पहले। देन अब आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे 95 नंबर चैप्टर मैंने आपको दिखाया। इसका जो टाइटल है दैट इज़ टॉयज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिक्विजिशंस, पार्ट्स एंड एक्सेसरीज देयर ऑफ। तो ये हमारा 95 नंबर चैप्टर है। इसके अंदर अब मान लीजिए मुझे जो क्रिसमस कैंडल्स हैं वो देखना है कि वो कहाँ फॉल करेगी। तो अगर मैं इसका टोटल हेडिंग देखूं तो इसके अंदर क्रिसमस कैंडल्स तो नहीं फॉल करनी चाहिए, क्योंकि ये तो टॉयज़ और गेम्स की बात कर रहा है। लेकिन फिर अगर मैं इसकी एक एंट्री देखूंगी, तो इसकी जो एंट्री है 9505 का जो हेडिंग है, इसके अंदर जो उन्होंने आइटम्स दिए हैं वहाँ पे आर्टिकल्स फॉर क्रिसमस फेस्टिवल उनको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे जो चैप्टर का नेम है, सेक्शन का नेम है, वो रेलिवेंट नहीं है, पहले मेरे लिए हेडिंग रेलिवेंट है, लेकिन चैप्टर नोट या सेक्शन नोट्स जो है वो मेरे लिए रेलिवेंट है। तो यहाँ पे अब इस हिसाब से तो हाँ, मुझे इसको इसी के अंदर डालना चाहिए, यानी कि एंट्री नंबर 9505 1000 के अंदर। लेकिन अभी इसके हम लोग नोट्स जो है उनको भी पढ़ेंगे। तो आप इसके नोट्स में देखेंगे दिस चैप्टर डजंट कवर फर्स्ट कैंडल्स
जो कि हेडिंग 3406 में पड़ती हैं। तो यानी कि आपको टोटल रीड करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि एक बार आपने सर्च किया कंट्रोल F करके और आपको जहाँ दिख गया अच्छा ठीक है तो यहीं पे फॉल कर रहा है आपने ले लिया, आप गलती करोगे और फिर आगे आप उसको फेस करोगे, क्योंकि अगर टैक्स रेट आपका डिफरेंट हुआ तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि जो कैंडल्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी। तो यानी कि क्रिसमस की सारी बाकी जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे टॉयज़ के अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो क्रिसमस कैंडल्स हैं वो इस एंट्री के अंदर फॉल नहीं करेगी, वो 3406 के अंदर करेगी जो स्पेसिफिकली एंट्री है कैंडल्स के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट रूल का इंटरप्रिटेशन था कि आपको किस पे ध्यान देना है, जो आपके चैप्टर नोट्स दिए हुए हैं, सेक्शन के कुछ नोट्स दिए हुए हैं, या फिर आपका जो हेडिंग है, टाइटल्स पे उनके ध्यान नहीं देना, हेडिंग का लेकिन टाइटल भी रेलिवेंट है। अब हम इसका सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल के दो पार्ट्स हैं बेसिकली। सेकंड रूल का फर्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड गुड्स। वो भी किसके अंदर होगा, जिसमें फिनिश्ड गुड्स का क्लासिफिकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार है लेकिन कार की सीट्स नहीं लगी हैं, बट अल्टीमेटली है तो वो कार ही, तो अगर वो उसको एसेंशियल कैरेक्टर दे रही है तो अगर वो इनकम्प्लीट भी है तो उसको क्लासीफाई किसके अंदर करेंगे, कंप्लीट के अंदर। मान लीजिए रेलवे कोचेज हैं लेकिन उसके अंदर भी सीट्स नहीं लगी हैं, तो वो भी कहाँ क्लासीफाई होगा, रेलवे कोचेज के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको बोलूँगी अच्छा तो इनकम्प्लीट है तो इसका तो नोमेनक्लेचर कुछ और हो गया। बट कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है कि आइटम के अंदर अगर उसका एसेंशियल कैरेक्टर भी नहीं है तो उस केस में हम लोग उसको फिर उसका जो पर्टिकुलर जिस चीज़ से उसको एसेंशियल कैरेक्टर मिल रहा है उसको वहीं पे क्लासीफाई करेंगे। तो मान लीजिए कोई आइटम अगर बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है तो उसको वहाँ पे फिर उसी के अंदर क्लासीफाई करेंगे जहाँ पे एक्चुअली वो होना चाहिए, या वो इक्विपमेंट या वो पार्ट ऐसा है जो अपने आप में कंप्लीट है। जैसे मोटर है राइट, तो सिर्फ मोटर तो पूरा पार्ट नहीं बन सकता ना, उसको तो नहीं कह सकते कि अच्छा रेलवे कोच का मान लीजिए मैंने मोटर लगा दिया अच्छा तो पूरा रेलवे कोच है। तो मोटर को जो मोटर की स्पेसिफिक एंट्री होगी मैं वहाँ जाके चेक करूँगी और उसको हम लोग उसके हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। इसका जो नेक्स्ट रूल है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स एंड कॉम्बिनेशंस। तो जहाँ पे मैं मिक्सचर्स और कॉम्बिनेशंस की बात कर रही हूँ तो मिक्सचर भी किसमें कवर किया जाएगा, जहाँ पे मेरा जो मेन प्रोडक्ट है वहाँ पे कवर हो रहा है। तो मान लीजिए जैसे मान ले मैंने कोई मिक्सचर बनाया, मान लीजिए मैंने कॉफ़ी बनाई विथ चॉकलेट, तो ध्यान रखिए हम लोग कॉफ़ी बाई करते हैं राइट, तो वो चॉकलेट फ्लेवर में है, तो एक्चुअली उसको एसेंशियल कैरेक्टर किससे मिला मुझे, कॉफ़ी से, तो उसको हम लोग कॉफ़ी में क्लासीफाई करेंगे ना कि चॉकलेट में। जैसे चाय है विद तुलसी, तो चाय के अंदर तुलसी या इलायची डली हुई है तो क्या मैं उसको कार्डेमम में कर लूँ, नहीं, आप उसको क्लासीफाई करेंगे किसमें, टी में या कॉफ़ी में, यानी कि जो उसको एसेंशियल कैरेक्टर दे रही है इफ़ इट इज़ अ मिक्सचर। दोनों के दोनों कवर होते हैं रूल 2 से, 2A एंड 2B जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है रूल 3। रूल 3 बात करता है कि जहाँ पे अलग अलग एंट्रीज़ के अंदर फॉल कर रहा है, मतलब डिस्क्रिप्शन इस तरीके का है कि वो मल्टीपल एंट्रीज़ के अंदर फॉल कर सकता है, तो जो एंट्री उसको उसका सबसे स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देगी उस एंट्री के अंदर में से फॉल कराना है। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हम अगली एंट्री में अगले रूल के अंदर मतलब हम तब आएंगे जब पुराने रूल से वो क्लासीफाई नहीं हो पा रही है। अगर पुराने रूल से क्लासीफाई हो रही है तो हम वहीं रुक जाएंगे, लेकिन बाई चांस अगर वहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है तो हम लोग फिर अगले अगले रूल की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो रूल 3 कहता है कि जो सबसे स्पेसिफिक उसको उसका डिस्क्रिप्शन देगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक सेविंग मशीन 2 अलग अलग हेडिंग्स के अंदर फॉल कर रहा था, और ऐसा बहुत बार होगा कि जब आप पढ़ोगे किसी आइटम को तो आपको लगेगा कि इक्वली क्लासीफाई है इसके अंदर भी इसी के अंदर भी, या हो सकता है एक से ज़्यादा 4-5 एंट्री के अंदर भी आपको लग रहा है अच्छा तो यहाँ भी फॉल कर सकता है यहाँ भी। तो कौन कौन सी एंट्री के अंदर ये फॉल कर रहा था, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स एंड हेयर रिमूविंग अप्लायंसेज विद सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेस्टिक अप्लायंसेज विद सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक मोटर अदर देन वैक्यूम क्लीनर्स। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों के अंदर फॉल करता है। तो यहाँ पे जो इसका क्लासिफिकेशन होगा वो होगा एंट्री नंबर 8510 के बारे में 10 के अंदर, क्योंकि वो इसको ज़्यादा स्पेसिफिकली क्लासीफाई करती है। तो ये तो सिर्फ मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं। अगर ऐसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो 10 या 5 एंट्री में फॉल कर सकती है तो आपको कौन सा लेना है जो उसको सबसे स्पेसिफिकली बताए। इसके बाद रूल 3 के अंदर भी 3 रूल्स हैं। रूल 3 कहता है कि मिक्सचर या कंपोजिट गुड्स शैल बी क्लासीफाई एज दे कंसिस्ट इन द मटेरियल ऑफ कंप्लीट। तो अगर कोई मिक्सचर या कंपोजिट गुड्स हैं तो वो कह रहे हैं कि जो उसको उसका एसेंशियल कैरेक्टर दे रही है उसके हिसाब से वो क्लासीफाई होनी चाहिए। जैसे पेंसिल अगर इरेजर के साथ है तो हम उसको क्या क्लासीफाई करेंगे, पेंसिल, ना कि इरेजर। देन रूल 3C कहता है कि अगर गुड्स A और B के थ्रू क्लासीफाई नहीं हो पा रही हैं किसी रीज़न की वजह से, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, वो हेडिंग जो लास्ट में आ रहा है नंबर के अंदर। तो मान लीजिए मैंने कहा स्पेसिफिक एंट्री, तो दोनों ही इतनी अच्छी हैं कि दोनों में से कोई भी स्पेसिफिक नहीं लग रही, दोनों ही जनरल लग रही हैं, जो दोनों ही स्पेसिफिक लग रही हैं।
तो हम क्या करेंगे, और मान लीजिए 3B में भी नहीं हो पा रहा है, 2A 2B किसी में भी नहीं हो पा रहा है, तो कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, जो हमारा हेडिंग है लास्ट नंबर हम उसको उसके अंदर क्लासीफाई करेंगे। इसको लेटर द बेटर रूल भी बोलते हैं, कि जो लेट में आया वो बेटर है, ये रूल भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे इसका मैं एग्जांपल दूंगी, इसमें प्रैक्टिकल केस भी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1999 का केस है, इफ यू वांट टू रीड तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो मोटर व्हीकल थी उसकी 2 एंट्री के अंदर फॉल कर रही थी, वो 8703 एंड 8704। तो मोटर कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स प्रिंसिपली डिजाइन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन, देन डंपर्स डिजाइन फॉर ऑफ हाईवे यूज़। तो जिस जगह डंपर भी है और उसमें पैसेंजर भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको फिर कैसे क्लासीफाई करें, तो उन्होंने कहा लेटर द बेटर, यानी कि इसको हमने 8704 के अंदर क्लासीफाई किया गया। ये बाकायदा कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया लॉ है। इसमें वैसे बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं, बट मैं इसको सिंपल, मतलब ये हमारा बेसिक वाला वीडियो है क्लासिफिकेशन का, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं कवर कर रही हूँ। अच्छा, देन रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर 1 से 3 तक क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं एकिन रूल। एकिन रूल का मतलब अगर आपको एग्जैक्टली उस गुड्स का क्लासिफिकेशन कहीं पे भी नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे, जो उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनका हम लोग देख सकते हैं और उसी को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फिल्म्स, द प्लास्टिक फिल्म्स विच वर रिड्यूस्ड टू रिमूव द ग्लेयर ऑफ सनग्लास पेस्टेड ऑन कार, अब उसके लिए कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल पा रही थी, तो उसको कहाँ क्लासीफाई किया गया, शटर्स, ब्लाइंड्स इंक्लूडिंग वेनेटियन ब्लाइंड्स एंड सिमिलर आर्टिकल्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ। तो कोई और नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे उसका भी जो काम होता है, सन की जो लाइट है उसको प्रोटेक्ट करना होता है उससे, और इसका भी काम वही, तो इसको इसके अंदर क्लासीफाई कर दिया गया एंट्री नंबर 3925-3000 के अंदर। देन रूल नंबर 5 कहता है कि अगर कोई कंटेनर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं किसी चीज़ को रखने के लिए, जैसे आप कभी अगर कैमरा परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा कि कैमरे के अंदर एक उसकी शेप के हिसाब से, जिसमें एक साइड आप कैमरा रखो, एक साइड लेंस रखो या बैटरी रखो आगे पॉकेट में, उसके हिसाब से वो शेप्ड हुए आते हैं। जैसे नेकलेसेस हैं, नेकलेसेस के जो केसेस होते हैं वो जो स्पेसिफिकली, या घड़ी के जो केसेस होते हैं, उन्होंने कहा कि उनको हम लोग कहाँ क्लासीफाई करेंगे, उसको उसी प्रोडक्ट के जो क्लासिफिकेशन है वहाँ पे क्लासीफाई करेंगे। तो इसका जो बी रूल है 5th का, वो भी ये कहता है कि जहाँ पे कोई पैकिंग मटेरियल ऐसा है कि जो प्रोडक्ट के लिए ही स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है, या जो प्रोडक्ट उसी के अंदर जा सकता है वो, राइट, उसकी कोई सेपरेट कोई डिस्टिंक्ट मतलब पहचान नहीं बनती, तो वहाँ पे आप उसको उसी के अंदर क्लासीफाई करेंगे। जैसे आप अगर 50 किलो आटा लेके आते हो, एक बैग के अंदर आता है, तो वो बैग चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, आप उसको उसी के अंदर क्लासीफाई करेंगे। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है, क्योंकि उनको कई बार लगता है कि अच्छा मैडम इतने हमारे ड्रम गए तो क्या ड्रम को हम अलग से क्लासीफाई करेंगे। ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपका जो पैकिंग मटेरियल है वो ऐसा है कि उसको रिपीटेटिवली यूज़ किया जा सकता है, और वो बना इसलिए कि वो रिपीटेटिवली यूज़ हो सके, तो फिर हम उसको किस में क्लासीफाई करेंगे, जो उसकी स्पेसिफिक हेडिंग है उस पैकिंग मटेरियल की, तब उसको हम कॉमन में नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा है कि रिपीटेटिव यूज़ नहीं किया जा सकता उसका, या उसके लिए वो नहीं बना, अच्छा किया जा सकता और बना, इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि जैसे जो पानी की बॉटल है, पानी की बॉटल को हम लोग रेपिटेटिवली यूज़ करते हैं, लेकिन क्या वो रेपिटेटिव यूज़ के लिए बनी है, बिल्कुल नहीं बनी। उस पर साफ साफ लिखा होता है कि आप यूज़ करके इसको क्रश कर दो। आपने पेप्सी पी प्लास्टिक की बोतल में और आपने उस बोतल के अंदर फिर पानी भर के यूज़ कर लिया, तो आप उसका रेपिटेटिव यूज़ कर रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन उसको जो बनाया है बनाने वाले ने, वो उसको पानी भरने के लिए नहीं बनाया, वो उसको रेपिटेटिव यूज़ के लिए नहीं बनाते हो, तो कहते हैं कि आप इसको यूज़ करके क्रश कर दो ताकि वो रीयूज़ नहीं हो पाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो रेपिटेटिव यूज़ के लिए नहीं बना, बट कोई रैंडमली उसका यूज़ कर रहा है, तो उससे लॉ नहीं चेंज हो जाएगा, लॉ फिर उसको उसी के प्रोडक्ट के अंदर ही क्लासीफाई करेगा। तो यानी कि पेप्सी अगर प्लास्टिक बॉटल में है तो कैसे क्लासीफाई होगी, प्लास्टिक की जो बॉटल है वो पेप्सी के ही HSN कोड के साथ क्लासीफाई होगी। लेकिन वही पेप्सी अगर कांच की बॉटल में हो और आप वो कांच की बॉटल वापस करते हो तो उसको अलग से क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि अब वो रेपिटेटिव यूज़ में आ रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर में हम क्या करते हैं, गैस यूज़ करते हैं और सिलेंडर हमेशा रेपिटेटिव यूज़ में आता है, तो यानी कि उसमें हम उसके पैकिंग मटेरियल को उसके साथ क्लासीफाई नहीं करेंगे, उसको सेपरेटली अलग से उसके अपने पर्सनल हेडिंग में ढूंढ के हम लोग क्लासीफाई करेंगे। एक इसका 6th रूल भी है, बट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, इसलिए उसे मैं डिस्कस नहीं कर रही। तो ये हमारे बेसिक इंटरप्रिटेशन रूल्स हैं जिसके हिसाब से हम लोग कस्टम टैरिफ के जो अपनी क्लासिफिकेशन अपने प्रोडक्ट के वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्विसेज का भी क्लासिफिकेशन समझाऊंगी, क्योंकि जीएसटी में सर्विसेज का भी क्लासिफिकेशन अब मैंडेटरी हो जाएगा। तो अभी अपने प्रोडक्ट का जो HSN है उसको आप फाइंड आउट करें। साथ ही अगर आप ग्रॉसरी आइटम, आपका कोई ग्रॉसरी का, मेकअप का या उस तरह के सामान है, तो उसके लिए हम लोगों की स्पेसिफिकली एक आर्टिकल पोस्टेड है सुधीर खंडी जी का, काफ़ी साल पहले से 2017 से है वो, वहाँ पर हमने उन सब की एक
सारे क्लासिफिकेशन सर्च करके एक पूरी PDF भी अपलोड की हुई है। तो आपके जो छोटे छोटे जनरल यूज़ के आइटम है वो तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स आइटम है, कोई मशीनरी है बड़ी, कोई मशीनरी का पार्ट है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सर्च करें और तभी उसको सेल करें, क्योंकि अब जो GST का HSN है वो सबके लिए मैंडेटरी हो रहा है। और ये कोई सिर्फ एक छोटा मोटा कंप्लायंस नहीं है, इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो सारे आइटम्स जो आ रहे हैं, सेल हो रहे हैं चेन के अंदर, उनको ट्रेस करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने बेचते हुए तो कुछ और रेट कर दिया और किसी ने बेचते हुए कुछ और रेट कर दिया। तो वो जो एक डिस्क्रिपेंसी है पूरी की पूरी चेन के अंदर, उसको प्लग करना चाहता है GSTIN। तो अगर आप इसको नहीं फाइंड आउट करोगे तो फ्यूचर में आप तकलीफ में आ सकते हैं। इसलिए आज ही अपने प्रोडक्ट का आपको करेक्ट एकदम जो क्लासिफिकेशन है वो फाइंड आउट करें। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको तकलीफ महसूस हो रही है, आप नहीं जान पा रहे, तो आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रहे हो। थैंक यू सो मच। अगर आप GST डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए। आप वो वाला कोर्स GST का ज्वाइन कर सकते हैं।